नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। मानसून सत्र में राज्यसभा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उस रिपोर्ट का लब्बो-लबाब ये है कि हम पानी नहीं जहर पी रहे हैं, और रिपोर्ट ने बड़े अच्छे रंग से खुलासा किया गया। 209 गांवों के पानी के नमूनों की जांच की गई, उसमें आर्सेनिक पाया गया। 491 गांव के पानी की जांच की गई तो उसमें आर्सेनिक के अलावा यूरेनियम, सीसा, क्रोमियम, कोडियम जैसे घातक जानलेवा रसायन तत्व पाए गए। व्यक्ति को दिन में 2 से लेकर के 3 लीटर तक पानी की जरूरत होती है। हालांकि अलग अलग विचार हैं, कोई कहता है 4 लीटर पीजिए, 5 लीटर पीजिए, लेकिन जो एक औसतन देखा जाए तो 2 से 3 लीटर तक। और शरीर को 66% पानी की जरूरत होती है। ज्यादा मैं इस डिटेल में न जाकर के आपको एक आंकड़ा और बता दे रहा हूं कि ये दुर्भाग्य कहिए या कुछ और, हमारे देश में 80% पानी खास तौर से गांव में भूजल से ही प्राप्त होता है। सरकार ने योजना बनाई है हर घर को नल, और जो रिपोर्ट थी राज्यसभा में उसके अनुसार 19 करोड़ 15 लाख गांवों में ये योजना पहुंच चुकी है, और 9 करोड़ 81 गांव में ये योजना पहुंचनी बाकी है। ये आंकड़े हैं, और कहा यह जा रहा कि 26 तक कहीं ना कहीं इस पर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि हम जहर पी रहे हैं, 26 तक पीते रहेंगे, क्योंकि हर नल जो है घर घर नल, ये सब 26 तक आ पाएगा। तो कैसे जिएंगे, क्या करेंगे? और जब इस रिपोर्ट को मैं पिछले दिनों प्रस्तुत कर रहा था तो उसके बाद ही अपने कानपुर के अनेक क्षेत्रों में जो घने इलाके हैं डायरिया फैल गया, और वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। रावतपुर के आनंद नगर से शुरू हुआ, बगल में धनकुआ, राजापुर, लोहारन का भट्टा और आसपास के इलाकों में तेजी के साथ बढ़ रहा है। और जो आंकड़े कह रहे हैं उसके अनुसार 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि इसके भी आंकड़े ज्यादा हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये जो डायरिया फैल रहा है उसके कारण हैलट प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं उनके यहाँ भीड़ जुड़ रही। भीड़ कहते हैं कि हैलट का मेडिसिन विभाग तो फुल हो गया है, एक बेड में 2-2 मरीज। कितनी विषम स्थिति है, और कंट्रोल नहीं हो रहा है। आज हमारी महापौर प्रमिला पांडे और उनके अधिकारी रावपुर गांव गए, और अब उन्होंने फैसला किया है कि घर घर हम 25 लीटर पानी भेजेंगे। टैंकर से पानी भेजा जा रहा है। गुस्सा आ गया विधायक सुरेंद्र मैथानी को कि लोहे के टैंकर से पानी भेज रहे हैं। अरे जब स्टील के टैंकर हमने दे दिए हैं तो क्यों नहीं? माने एक विषम परिस्थितियां हैं। कह रहे हैं कि स्वास्थ्य टीमें लगी हुई हैं, स्वास्थ्य कैंप लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये डायरिया क्यों फैला? कभी कभी ये भी होता था कि हम लोग अपने परिवार में रिश्तेदारों को कहते फलाने को डायरिया हो गया, फलाने को डायरिया हो गया। लेकिन यहाँ तो फलाने के नहीं, पूरे इलाके में डायरिया हो गया। ये फलाने को हो जाता था और अब पूरे इलाके को, ये क्या कारण है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ हैं जाने माने डॉक्टर राज तिलक। राज तिलक जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे
राज तिलक की एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि वो निरंतर एक तो अपडेट रहते हैं, अध्ययन करते हैं, जो किसी पेशे के लिए बहुत जरूरी है। अगर अध्यापक लेक्चर देने गया और उसने अपनी तैयारी नहीं की तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि छात्रों के साथ न्याय नहीं कर रहा। डॉक्टर तिलक अपने पेशे के प्रति अपडेट रहते हैं। कैसे जनता को जागरूक करें, इसके लिए अभी हाल में कुछ यूट्यूब बनाना शुरू कर दिया। फीवर कब आता है, कैसे कंट्रोल किया जाए, कौन सा फीवर घातक होता है, सारी बातें। उसके बाद माँ बच्चों को कैसे दूध पिलाएं, क्या विधि अपनाएं, कौन सी फीडिंग जो है नुकसानदायक होती, ये कितने लाभकारी काम। और मुझे मालूम है कि डायरिया में भी उनका अपना एक अच्छा अध्ययन है, अनुभव है, व्यवहारिक ज्ञान है। डॉक्टर साहब, मैं एक बार फिर आपका अभिनंदन करता हूं और आपसे ये जानना चाहूँगा कि कानपुर में ये जो डायरिया फैल गया है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? सर, डायरिया जो है जी, ये 5 साल से छोटे बच्चों में और विशेष करके जी 2 साल से छोटे बच्चों में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। ओहो, डायरिया। बच्चों में कुपोषण का भी सबसे बड़ा कारण है। बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ये ठीक है, लेकिन बड़े भी इससे बच जाते हों ऐसा नहीं है। प्राण लेने में ये किसी संकोच नहीं करता। और कुल मिला के कानपुर के कतिपय इलाकों में, जिनका जिक्र अभी आपने किया, जो ये बड़े पैमाने पे एकदम से डायरिया का अतिरेक दिखाई दे रहा है, जैसे बाढ़ सी आ गई हो मरीजों की, इसका कारण पब्लिक हेल्थ सिस्टम का फेलियर है। जो स्थानीय सरकार है उसे लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था। पेयजल होलसम है, स्वास्थ्य के प्रति चुनौती नहीं पैदा करेगा, इसे स्वस्थ बनाए रखने की जिम्मेदारी भी पब्लिक हेल्थ सिस्टम की थी। अचानक इसके फेलियर ने सिस्टम की कमी को उजागर कर दिया है। वहां बड़े तालाब हैं जिनके अंदर गंदा पानी भरा है, बगल में गंदे नाले बहते हैं, भूगर्भीय जल जो है वो भी प्रदूषित हो गया है। लोग हैंड पाइप से जो पानी निकाल रहे हैं उसके अंदर भी बीमारी के जर्म्स मौजूद हैं। ये बात प्रमाणित हो चुकी है और अब ये एक महामारी की तरह क्षेत्रीय स्तर पर फैल रहा है। मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी अशिक्षा की, स्वास्थ्य तंत्र के फेलियर की और तत्परता से स्थिति को नियंत्रण न किए जाने की जो व्यवस्था है उसके फेलियर की एक उद्घोषणा है, जो चारों तरफ से आज अखबारों की सुर्खियां बन रहा है। इसमें 2 पॉइंट अभी मैं आपसे पूछूंगा। आप बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं, आपने बच्चों पर सबसे बड़ी चिंता जताई जी और कहा कि नंबर 2 पर डेथ्स जो बच्चों में है वो यही कारण हो रहा है, कुपोषण। तो ये कौन से बच्चे हैं, किस उम्र तक के ये बच्चे हैं जिन पर ये अटैक कर देता है डायरिया? सर, अटैक हर उम्र के बच्चे पे करता है जी, लेकिन जितना छोटा बच्चा होगा उसकी जो बीमारी की हैंडलिंग एबिलिटी है, यानी उसको नियंत्रित करने की, उससे लड़ पाने की क्षमता है, वो उतनी ही कम होगी। तो सबसे ज्यादा काल कवलित होने वाले 2 साल से छोटे होते हैं। इसके बाद नंबर आता है वो जो 5 साल से छोटे हैं। वो लोग जिन्हें माँ का पर्याप्त दूध नहीं मिला है इसके शिकार बनते हैं, या कम मिला है, या 6 महीने तक सिर्फ मां के दूध पे नहीं रखे गए, ये इसके शिकार विशेष तौर पे होते हैं। फिर वो जो हाथ लघु शंका या दीर्घ शंका के बाद में अच्छी तरह से साबुन से नहीं धोते, पानी से धो लिया उतना पर्याप्त नहीं है, लगभग 40% जाने बचाई जा सकती हैं यदि साबुन का प्रयोग इसमें जोड़ लिया जाए। फिर जिन्होंने ORS का घोल समय से शुरू नहीं किया है, जिन्होंने जिंक लेना समय से शुरू नहीं किया है, क्योंकि ORS देने से लगभग 60% तक मौतें और बीमारी बचाई जा सकती है। जिंक लेने से लगभग 15 से 20% ज्यादा लोग बच सकते हैं। 25% कम समय में डायरिया ठीक हो सकता है। टट्टी में जो
फ्लूइड लॉस हो रहा है, इसको बचा सकते हैं और अगले 3 महीने के लिए भी सुरक्षा लोगों को मिल सकती है। लेकिन ये सब हो नहीं रहा, किताबों में है, हमें ज्ञात है, लेकिन इन्हें आम आदमी तक ले जाना होगा, उसकी समझ और उसकी चर्या का हिस्सा बनाना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैं आपकी बात मानूं, आपने ये कहा कि ये टोटली फेलोर है स्थानीय सरकार का, शुद्ध पानी नहीं दे पाए, तो पानी की आपूर्ति तो वहाँ एक लंबे समय से हो रही है और वही वहाँ पर तालाब भी है, वहीं पर सब कुछ है, फिर क्या कारण है कि इन दिनों एकदम डायरिया फैलने लगा? अगर ऐसी स्थिति थी तो पहले से होती, लेकिन एकदम इन दिनों फैल जाने का कारण क्या था? देखिए, एक तो जब बारिश आती है तो बारिश के साथ में हमारी सड़कें, घर, जो हमारे मैदान हैं, उन सब में जो भी गंदगी या मलमूत्र होता है वो धीरे 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 सड़कों से उन इलाकों में इकट्ठा होने लगता है जो निचले धरातल पर होते हैं, नीचाई पे होते हैं। तालाबों का पानी गंदा हो जाता है, फिर ये जल मिट्टी के थ्रू होता हुआ भूगर्भीय जल तक पहुंचता है, नहीं तो ये सिर्फ ऊपर पड़ा रहता है। तो हर साल बारिश के साथ डायरिया के केसेस बढ़ते हैं, ये आधुनिक विज्ञान को ज्ञात है। लेकिन भूगर्भीय जल तक पहुंच जाएगा और गंदगी इतनी ज्यादा होगी कि उसको निस्तारित समय से नहीं किया जाएगा, लोगों को सचेत नहीं किया जाएगा, उबाल के पानी पीने के लिए नहीं कहा जाएगा, क्लोरीन टैबलेट समय से वितरित नहीं की जाएंगी, और जिनको हो रहा है ये केस डिटेक्शन समय से उनको रेफरल, और अस्पतालों में भी स्थान शेष नहीं है, एक एक बिस्तर पर 3-3, 4-4 मरीज लेटे हुए हैं, तो ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम के फेलियर का प्रमाण है पर्याप्त। और फिर आप देखें नगर निगम के अस्पताल, अब चाचा नेहरू अस्पताल बंद हो गया, और मैंने कहा बच्चों का अस्पताल था, डायरिया सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा मौतें बच्चों की होती हैं, और चाचा नेहरू अस्पताल के लिए संसाधन नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, मटेरियल रिसोर्स नहीं है, तो आज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो सर ये कोड़ में खाज है, यानी करेला, एक तो बीमारी और ऊपर से नीम चढ़ा कि हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम उसे ठीक करने में सक्षम नहीं है। लेकिन अगर ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं, तो ये जो भूजल है, माने जो जमीन के नीचे का पानी है, जो हैंड पंप से लोग पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, तो ये क्या बरसात में ज्यादा गंदा हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, या फिर पहले से रहता है और उसका जो पानी पहुंच जाता है उससे और उबाल आ जाता है, और जब लोग पीते हैं तो डायरिया हो जाता है? आप ठीक कह रहे हैं। इन इलाकों में जहां की आप बात कर रहे हैं, आपने लोहारों के भट्टे की बात करी, जो एक मलिन बस्ती क्षेत्र है, जी जी, रावतपुर गांव, जहां पे छोटी छोटी गलियां हैं, सड़कें हैं, जो नागरिक सुविधाएं हैं उनसे वंचित इलाके हैं। ये गंदा नाला बगल में बहता है वो, जहां पे जिसके अंदर बाढ़ सी आ जाती है बरसात के दिनों में, जो कूड़ा है वो बजाता है, मक्खी मच्छर बहुतायकता से पैदा होते हैं, और यही संवाहक होते हैं गंदगी को आपके घरों तक लाने के लिए, आपके खाने तक पहुंचाने के लिए। तो वो सारी परिस्थितियां, बरसात में गर्मी भी है, उमस भी है, जो इन बैक्टीरियाज को पनपने के लिए एक सुग्राही वातावरण निर्मित करता है। लेकिन डॉक्टर साहब, डायरिया हुआ, बच्चों को हो या बड़ों को हो, किसी को भी, यहाँ तो बड़ों को भी डायरिया हुआ है, तो मेरा आपसे कि पहले एकदम कैसे, क्या परिस्थिति आती है जो हम इंडिकेशन हमको मिल जाए कि नहीं साहब डायरिया है, डॉक्टर साहब के पास चलो या कोई दवा लाओ, कुछ करो, क्या करना चाहिए, क्या होता है? देखिए, जहां आपको पतले दस्त शुरू हो, या उल्टियां शुरू हो, आपको समझ लेना चाहिए कि आगाज हो गया है, और उसके पहले लक्षण के साथ ही चिकित्सक के पास आप जाएं। बाद में ORS का, WHO ORS का घोल और जिंक पीना शुरू कर दें। जिंक की 20 मिलीग्राम खुराक बच्चों के लिए, 50 मिलीग्राम खुराक वयस्कों के लिए, और ORS का घोल
जब भी जितना पानी पिए वो ORS का घोल ही होना चाहिए, और एक बड़ा पैकेट 1 लीटर पानी की बोतल में घोलने के लिए होता है। तो आप घोल तैयार करें, रख लें, और सादा पानी के बजाय ORS का घोल ही पिए। अगर टट्टियां पानी जैसी, पिचकारी जैसी हैं, तो इतना ही पर्याप्त होगा। साथ में खाना खाते रहें, खाना खाना बंद न करें, क्योंकि कमजोरी अगर आ जाएगी तो बीमारी आपके ऊपर चढ़ बैठेगी। तो इसलिए खाना खाते रहें, जिंक लें और ORS का घोल, इन 3 के जरिए से 70-80% तक मरीज घर पे रह के ही ठीक किए जा सकते हैं। किसी डॉक्टरी इलाज की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ जानकारी इतनी चाहिए कि आप इसका पहला लक्षण दिखते ही ये काम शुरू कर दें और विलंब न करें। जी, तो इसमें जांच भी होती है क्या? पानी की जांच होती है, या फिर जिनको डायरिया हो उसके लिए भी कोई जांच की जाती है? क्योंकि अभी जैसा पता लग रहा है कि वहाँ पर डॉक्टरों की टीम पहुँच गई है, घर घर जांच हो रही है और नमूने लिए जा रहे हैं, और वो क्लोरीन की जो गोली है वो वितरित की जा रही है, दवाएं वितरित की जा रही हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जांच का उद्देश्य अलग अलग है। जो बीमार व्यक्ति की जांच है वो उसकी बीमारी की पकड़ करने के लिए, नंबर 2 उसकी बीमारी की वर्तमान स्थिति को जांचने के लिए, और हम कैसे उसका निदान कर सकते हैं इस बात का पता करने के लिए होती है। ये जो मोहल्ले की, पानी की, भूगर्भीय जल की जांच हो रही है, ये उसके कारणों तक पहुंचने के लिए है कि इतने बड़े पैमाने पे, इतने विस्तृत क्षेत्र में एकदम से ये महामारी क्यों फैली, ये इसका पता करने के लिए है। तो व्यक्तिगत जो जांच होती है वो कैसे होती है डॉक्टर साहब? देखिए, व्यक्तिगत जांच में टट्टी का नमूना जांच के लिए लिया जाता है, खून का नमूना जांच के लिए लिया जाता है, उसमें सोडियम का स्तर क्या है, पोटेशियम का स्तर क्या है, संक्रमण कहीं बैक्टीरिया जनित तो नहीं है, टट्टी में खून तो नहीं आ रहा, कहीं आंव तो नहीं आ रही है, इस तरह की चीजों को देखने के लिए। फिर अगर डायरिया आगे बढ़ता है तो ये हमारे शरीर के और अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। सबसे ज्यादा गुर्दा खतरे पे रहता है, किडनी। तो कहीं किडनी फेलियर तो नहीं हो रहा कुछ व्यक्तियों को। इन तमाम बातों का, खून के थक्के बन सकते हैं, क्लॉट बन सकते हैं नसों के अंदर, और वो जहां फंस जाएं उससे संबंधित समस्याएं होंगी। डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है, दिमाग में स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक के केसेस मिल सकते हैं, आंतों में इस किस्म का एंजाइना पैदा हो सकता है। तो वो कहां खून का थक्का बन रहा है, क्योंकि खून गाढ़ा हो जाएगा, खून में पानी की कमी हो जाएगी, उसकी जो बहने की शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी, और इसलिए वो चिपकने लगेंगी उसकी कोशिकाएं आपस में। तो केवल लक्षण अगर देखा जाए तो 2 ही हैं कि जो है उसकी टट्टियां काफी आने लगी और उल्टी होने लगी। जी बिल्कुल, 2 ही। बुखार, साथ में बुखार हो सकता है, किसी भी संक्रमण में हो सकता है, वो बुखार हो सकता है, दर्द वगैरह भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, डिहाइड्रेशन के लक्षण इंपॉर्टेंट हैं, जो डायरिया और उल्टी का परिणाम है कि शरीर में पानी की कमी तो नहीं हो रही। बहुत छोटा बच्चा है तो सर का तालू उसका नीचे बैठ जाएगा, जैसे गड्ढे में चला गया, मुंह सूखने लगेगा, प्यास बढ़ जाएगी, यानी शरीर अपनी भाषा में आपसे कह रहा है हमें पानी पिलाओ, हम पानी कम हो रहा है। बच्चा रोएगा तो आंख से आंसू नहीं आएंगे। खाल जैसे आप पकड़ें चुटकी में और छोड़ दें तो अपनी जगह वापस चली जाती है, लेकिन वृद्ध व्यक्तियों की खाल आप खींचे तो वो चुटकी में ही बनी रहेगी, वैसे ही सिकुड़ी हुई। तो जवान व्यक्तियों में भी ये चीज दिखाई देने लगती है कि अचानक उनकी खाल में सिकुड़न आ गई है, जो नब्ज है वो तेज हो जाएगी, उनकी जो एक्सट्रीमिटीज हैं, हाथ पैर के छोर, वो ठंडे पड़ने लगेंगे, ये शरीर गर्म हो जाएगा उनका। जी डॉक्टर, आपने कहा कि अगर ORS दिया जाए, जिंक दे दिया जाए, माने मेरा कुल मिलाकर के पानी की कमी नहीं होने दी जाए। सर ठीक है। और आप कह रहे हैं कि अगर ये हो तो 80% लोगों को जो है घर पे रहते हुए ही ठीक इलाज है। तो ये 20% कौन लोग होते हैं जिनके कारण हमारा हाईलाइट के का मेडिसिन विभाग फुल हो गया है? सर वही मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा था जी, जिनकी इम्यूनिटी कम है। जी जी, यानी प्री मैच्योर बच्चे हैं,
कम वजन के पैदा हुए बच्चे हैं या जिन बच्चों को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध नहीं दिया गया बल्कि साथ में भी कुछ उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो बोतलों से दूध पीते हैं, जो डब्बा बंद खाना या जैसे सेरेलक है, नेस्टम है, फेरेक्स है, इस प्रकार का डिब्बा बंद भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वो लोग होते हैं जो अपने हाथ शौच क्रिया के बाद ठीक से धोते नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके चारों तरफ मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, खाने पे बैठती हैं, जो खाना ढक के नहीं रखते हैं, जिनके यहाँ खाना बनाने वाले, खाना परोसने वाले या खाना खिलाने के जो बर्तन हैं वो गंदगी युक्त हैं। ये खास तबका है जो उम्र के छोर पे हैं, यानी बहुत वृद्ध व्यक्ति जो हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या जिनके शरीर के कोई ना कोई ऑर्गन में पहले से व्याधि मौजूद है, जैसे जो लिवर फेलियर के मरीज हैं, जो किडनी के मरीज हैं, जो आपके इम्यूनो डिफिशियंसी के मरीज हैं, ये लोग होते हैं, या जो अपना इलाज तत्परता से शुरू नहीं करते हैं। अब जैसे जिंक है, जिंक लेना हर डायरिया के व्यक्ति को चाहिए अगर 3 महीने में डायरिया कभी भी हो जाता है उसको तो, लेकिन डायरिया की खपत सिर्फ 15% है इस देश में। जिंक की खपत सिर्फ 15% है। कहने का मतलब 85% लोग डायरिया होने के बावजूद भी जिंक नहीं ले रहे। ओआरएस का घोल हर व्यक्ति को लेना चाहिए, लेकिन ओआरएस की खपत सिर्फ डायरिया के केसेस के मुकाबले 60% है, यानी 40% लोग डायरिया होने पे ओआरएस ले ही नहीं रहे हैं। फिर मीजल्स की वैक्सीन लगाना हमें बचाता है, रोटा वायरस की वैक्सीन लगा होना हमको बचाता है। तो अगर ये वैक्सीन नहीं लगी हैं तो हमारे पास अतिरिक्त कारण है कि हम डायरिया की चपेट में आ जाएंगे। तो इस किस्म की परिस्थितियां हैं। आपने बड़ा अच्छे ढंग से बताया कि जिन लोगों में ये कमियां होती हैं वही अस्पताल जाते हैं, ठीक है। तो अस्पताल उनको कैसे भेजा जाता, क्या वो अचेत हो जाते हैं, या उनकी किडनी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या हार्ट की कोई प्रॉब्लम ऐसी बढ़ जाती है, क्या ऐसा लक्षण एकदम डेवलप कर जाता है जिसके कारण होता है भाई डॉक्टर साहब कहते नहीं आप इनको तुरंत भर्ती करिए, वो कौन से लक्षण है? देखिए, आपका प्रश्न बड़ा स्पष्ट है कि खतरे के संकेत क्या हैं जिसमें हमें अस्पताल की आवश्यकता होगी। बस 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 ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए, अगर व्यक्ति जो है उसने 8 घंटे से ज्यादा पेशाब ना हुआ हो उसको, ठीक बात है। नंबर 2, यदि उसकी बेहोशी उसको आने लगे, फिट्स पड़ने लगे, उसको मिर्गी जैसे झटके आने लगे, या वो पहले से हृदय रोगी हो, किडनी का रोगी हो, लिवर का रोगी हो, या कोई और सहव्याधि पहले से मौजूद हो, अगर ऐसा है तो ये अपने आप में संकेतांक है। यदि उसकी नब्ज बजाय तेज चलने के, मैंने कहा डायरिया में नब्ज तेज चलती है, बजाय नब्ज तेज चलने के नब्ज धीमी पड़ने लगी हो उसकी, यदि उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, शरीर उसका नीला पड़ने लगे, ये संकेत हैं जिसमें आपको तत्परता करनी चाहिए और फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए। यदि टट्टियां और उल्टियां ओआरएस देने के बाद भी नहीं रुक रही और लगातार जारी रहें, यानी फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट हो, वो भी एक कारण है कि हमें अस्पताल तत्काल पहुंचना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बड़े डिटेल से, बड़े अच्छे ढंग से, क्या ऐसा भी कोई अध्ययन है कि डायरिया में इस तरीके के रोगी सर्वाधिक होते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है? सर, डायरिया में सर्वाधिक शिकार, जैसा मैंने कहा, 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं। और उसका बड़ा कारण यह है कि भारत में धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति अपनी जड़ें घुसेड़ रही है और हमारे यहाँ का जो मानस है वो विकृत हो गया है। डिब्बा बंद दूध की कंपनियों ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया है और पढ़ी लिखी महिलाओं में ये विकृति ज्यादा आई है, अभिजात्य वर्ग के तबकों में ये विकृति ज्यादा आई है। गरीब तो अपने ऐसे हालात की वजह से परेशान है कि जिसमें सुधार करना उनके बस में नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है।
लेकिन बड़े बड़े रईस परिवारों में भी ये जो बोतल से दूध पिलाने की जिद है, एक बार कम से कम हम पिला दें, नहीं तो आदत कैसे पड़ेगी। मां को अपनी फिगर की चिंता हो रही है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे जैसे कहते हैं समुद्र बिन सागर बिन मीन पियासी, ये लगभग वैसी स्थिति है कि सब है, हर चीज उपलब्ध है, फिर भी आचरण हमारा प्रदूषित है। इस वजह से बच्चे शिकार बन रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं इसमें, सबसे ज्यादा बच्चे, और वो भी 2 साल से छोटे बच्चे, छोटे से बच्चे। और उसका कारण वही कि डिब्बा बंद दूध, डिब्बा बंद दूध, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध न पिलाना, उसके पहले ही कुछ न कुछ और खिलाने लगना। उनको घुटी, शहद, ग्राई वाटर, ऊपर का पानी, ऊपर का दूध, ये सब जब देने लगते हैं तो आप एक रास्ता खोल देते हैं जहां से संक्रमण आपके बच्चे तक पहुंच सकता है। ठीक, बहुत अच्छी ढंग से आपने बताया। डॉक्टर साहब, ये जो डायरिया एकदम फैल गया है जिन इलाकों में, और आपने भी जरूर उसका अध्ययन किया होगा, तो वहाँ पर जो कैंप लग रहे हैं, जो जांचें हो रही हैं जी, ये वास्तव में ये देखा जाए ये पर्याप्त है या अभी बहुत कुछ करना बाकी है जिससे एकदम कंट्रोल हो जाए? सर, तात्कालिक तौर पे ये मेजर्स लिए जाने चाहिए थे, लिए जा रहे हैं। जो हमारे यहाँ के जिम्मेदार हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन जब तक हम वहाँ की बुनियादी सुविधाओं में परिवर्तन नहीं लाएंगे, मूलभूत सुविधाओं को ठीक नहीं करेंगे। अगर पानी हो तो सुपरफिशियल बोरिंग से नहीं, हमें डीप बोरिंग चाहिए। लोगों को सिखाना होगा कि या तो वो पानी के लिए उनके पास संसाधन होते कि एक्वागार्ड, जीरो बी, आरओ सिस्टम कुछ लगाएं, नहीं लगा सकते तो पानी उबाल के ठंडा करके पिएं, नहीं तो उसमें क्लोरीन टेबलेट डाल दें। कुछ भी ऐसा करें कि पेयजल जो है वो हमारा बीमारी से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। जो खाना है उसे ढककर रखना होगा, मक्खी और मच्छरों का प्रवेश निषेध कहना होगा उनको। फिर हमारे नाखून कटे होने चाहिए। हमें चाहिए कि जो स्वास्थ्य संगत विषय हैं, लोगों को साबुन की टिकिया वितरित करें। बल्कि मेरी अपील है, ये जितने रोटरी, लायंस और जेसीज और इस तरह के सोशल क्लब्स हैं, इनके से मेरी अपील है कि वक्त आ गया है कि आप प्रदर्शित करें कि आप वाकई समाज की इस व्यवस्था के प्रति जागरूक हैं और कुछ जनहित का कार्य करना चाहते हैं। लोगों को नेल कटर बांटें कि उनके घरों में लोगों के नाखून कटने लगे, उन्हें साबुन की बट्टी बांटें, उन्हें ओआरएस के पैकेट बांटें, उन्हें जिंक की टैबलेट बांटें, क्लोरीन की गोली बांटें, और वो सब कुछ करें। शिक्षा और उसकी जागरूकता, ये सब आपको फैलानी होगी, और इसमें सरकार की मदद के लिए जितनी जल्दी आगे आ सके उतना अच्छा रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने भी पानी की बात की तो भूजल की बात की, जैसे कि अभी रावतपुर वगैरह गाँव में हैंड पंप से पानी लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं बोरिंग से भी पानी लिया जा रहा है। तो ये जो दोनों प्रकार के पानी हैं, इनको पीने के पहले जी क्या करना चाहिए? उबाल लेना चाहिए नंबर 1, या फिर क्लोरीन डालना चाहिए नंबर 2, या कोई और सावधानी बरती, या ये पीना ही नहीं चाहिए? जो भी टैंकर वैंकर से पानी आ रहा है उसका उपयोग करना चाहिए, या बाजार में कुछ कैन टाइप के बिकते हैं उनको पानी का यूज करना चाहिए? क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? इस क्षेत्र के लिए पहले बात करूंगा मैं। देखिए, पहली चीज ये कि जो भूगर्भीय जल है वो आप हैंडपाइप से निकालें या कुएं से निकालें, आम तौर पे ये माना जाता है कि वो साफ होगा, हाइजीनिक होगा, बीमारी से मुक्त होगा। लेकिन अगर जिस कैचमेंट एरिया से पानी नीचे भूगर्भ तक जा रहा है जी। उसके अंदर गंदगी का साम्राज्य है, तो जो भूगर्भ अंदर जल पहुंचेगा वो भी संक्रमित हो जाएगा, और उसको पीने वाले भी फिर संक्रमित होंगे। इसलिए ये अगर हम सुनिश्चित कर पाए कि वो पानी जो भूगर्भ तक पहुंच रहा है उसके जमीनी कैचमेंट एरिया के अंदर मल मूत्र या ऐसी चीजें नहीं हैं जो गंदगी करती हों, यानी लोग कपड़े नहीं धो रहे वहां पर,
नहा नहीं रहे उसके आसपास, क्योंकि आप अपनी सारी गंदगी उसके अगर आसपास छोड़ देंगे तो वही गंदगी अल्टीमेटली पानी के थ्रू, मिट्टी के थ्रू पेनिट्रेट होती हुई नीचे तक पहुंचेगी। तो आप जल कोई भी इस्तेमाल करें, सुरक्षित आप तभी हैं जब आप उसे उबाल लेते हैं या उसके अंदर क्लोरीन टेबलेट डाल देते हैं या आप उसको किसी ढंग से फिल्टर कर लेते हैं, वो चाहे एक्वागार्ड हो या जीरो भी हो। और जो पानी की बात आप कर रहे हैं वो ऐसा ही पानी फिल्टर किया हुआ आपको डायरेक्टली उपलब्ध है। लेकिन जो 20% गरीबी की नीचे की सीमा रेखा के नीचे रहने वाली आबादी है, सबसे ज्यादा प्रभावित वो होती है और उसके पास न ईंधन के पैसे हैं, न उसके पास एक्वागार्ड जीरो बी और आरओ सिस्टम के पैसे हैं। क्लोरीन टेबलेट आप बाजार में ढूंढने निकल जाइए तो कहीं आपको मिलेगी नहीं। ठीक बात। बाय एंड लार्ज ये सरकारी केंद्रों में है, जो मलिन बस्तियों में उसको जब जरूरत होती है तब वितरित करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य तौर पे वहां पे इसे नियमित रूप से बांटा जाना चाहिए। मैंने मेरे हिसाब से जो आप कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी एरिया में है जहां से आप भूगर्भ का या भूजल ले रहे हैं, उसके आसपास कोई तालाब नहीं होना चाहिए, नाला नहीं होना चाहिए, दूसरा कहीं सीवर लाइन नहीं फटी होनी चाहिए, सीवर नहीं भरना चाहिए। आपका आशय इस तरीके का है। ठीक, बहुत अच्छी आपने बात कही। दूसरा एक ये भी है कि सामान्यतः लोगों के घरों में 2 प्रकार का पानी होता है। एक तो पानी नल से आता है जिसको जलकल विभाग देता है, दूसरा पानी वो आता है जो बोरिंग, क्योंकि सब जगह बोरिंग का सिस्टम हो गया और वो लोग आरओ लगा देते हैं और उससे पानी लेते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक जलकल का पानी और एक ये आरओ का पानी, कौन सा पानी हमको पीना चाहिए या इनमें भी उबाल करके तीसरा पानी पीना चाहिए? देखिए, आरओ से आने के बाद तो पानी एक तो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से विसंक्रमित हो जाता है। दूसरा, आरओ सिस्टम के अंदर जो पानी के अंदर हार्डनेस मौजूद होती है वो उन मिनरल्स को हटा देता है। तो इसलिए आरओ सिस्टम का पानी यदि आप उसकी कैंडल हर साल बदलवाते रहते हैं तो कोई कारण नहीं है। ये पॉइंट आपने बड़ा अच्छा, कैंडल बदलवाते रहते हैं तो वो पानी जो है वो होलसम है और स्वास्थ्यवर्धक है, आप उसे पी सकते हैं। जो जलकल का पानी है, विश्वास तो यही किया जाता है कि जो जलकल से पानी आ रहा होगा वो हेल्दी और होलसम होगा। लेकिन सर, ये धोखे के साथ एक खास बात जुड़ी हुई है कि धोखा तभी होता है जब हम किसी पे यकीन करते हैं और वो यकीन की जो कसौटी है उस पे खरा नहीं उतरता। तो धोखा हो सकता है। चलिए, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम डॉक्टर साहब से चर्चा कर रहे हैं डायरिया प्रकोप की। डॉक्टर साहब, आपने जब जिक्र किया डायरिया का, उसमें आपने थोड़ा सा आक्रोश में कहा कि हेल्थ सिस्टम फेल हो गया। तो अगर ये फेल हो गया तो कैसे जाने कि फेल हो गया, नंबर 1, और नंबर 2, अगर ये फेल हो गया है अब इसको पास कैसे किया जाए, इसका क्या तरीका हो सकता है? सर, हेल्थ के ऊपर आपके बहुत से कार्यक्रमों में मैंने टिप्पणी की है जी, और कुल मिला के ऐसा लगता है कि हमारी चाहे केंद्रीय सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो और या लोकल बॉडीज हो, स्वास्थ्य इनमें से किसी की भी प्राथमिकता नहीं है। स्वास्थ्य के नाम पर इस देश में 1.2 से लेके 1.4% जीडीपी अगर खर्च होता हो, यदि अस्पताल में इतनी जगह नहीं हो कि हम बीमार पड़ने वाले लोगों में हरेक को एक बिस्तर दे सकते हो, यदि ओपीडी में एक मरीज को 2 मिनट से कम समय में निपटाया जाता हो, यदि ये देश का हर नागरिक अपने स्वास्थ्य के ऊपर 72% खर्चा अपनी जेब से करता हो, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के नाम पर, यदि आप देखें कि जो सेवाएं हैं, प्राथमिक हेल्थ सेंटर्स हैं, वो खाली पड़े हैं, वहां कोई जा ही नहीं रहा, इमारतें हैं वहां पे अकेले,
हम अगर देखें कि बाय एंड लार्ज हमारे यहाँ एम्बुलेंसेस की कमी है, एम्बुलेंस की रोड्स की कमी है, जो जन स्वास्थ्य के उपाय हैं आज तक भी हम भारत के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध कराने में कामयाब नहीं हुए हैं। और हम अमृत वर्ष 75वां वर्ष देश की आजादी का मना रहे हैं। हमारे बाद जो देश आजाद हुए, सिंगापुर हमारे बाद में आजाद हुआ, उससे अपनी तुलना करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा वो कहां है और हम कहां है। लेकिन अगर दूसरे विश्व युद्ध में सर हिरोशिमा और नागासाकी बर्बाद हो गए थे। जर्मनी की तरक्की और जापान की तरक्की रख के देख लीजिए कि हम उनके बराबर कहां खड़े हैं जो देश बर्बाद हो गए। मैं आपसे सहमत हूं। ये मैं अगर बात करता हूं, और जहां तक मेरी समझ है, हो सकता है आप करेक्शन कर दीजिएगा, मेरा मानना ये कि जो आप जिस सिस्टम के बता रहे, ये तो इन टोटलिटी हेल्थ सिस्टम फेल हो रहा है। लेकिन अगर हम ये डायरिया जहां पर फैला है और जो डायरिया जैसी महामारी जैसी आ गई है, इस जगह वो कौन सा बिंदु है हेल्थ सिस्टम का जो फेलोर दिखाई देता है? सर हमारे यहाँ जितने स्लम्स हैं जी, और ये लोहारों का भट्टा जब आप कह देते हैं तो कम से कम एक पहचानी हुई मलिन बस्ती तो मुझे वहां दिखाई दे जाती है। जी जी जी। मलिन बस्तियों के उन्नयन के लिए जो पब्लिक सर्विसेज हैं, कॉमन सिविक सर्विसेज हैं, वहां पे हैंड पाइप लगे हों, वहां रोड्स हों, पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था हो, सीवेज के डिस्पोजल के, एक्सक्रीटा के डिस्पोजल की पर्याप्त संसाधन हो, वहां पे अर्बन हेल्थ सेंटर कोई काम कर रहा हो, लोगों को लगातार क्लोरीन की टेबलेट्स दी जाती हो, वहां के नागरिकों का हेल्थ चेकअप हो रहा हो, वहां ORS के घोल के पैकेट वितरित किए जाते हों, स्वास्थ्य शिक्षा का कोई कार्यक्रम वहां चल रहा हो, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी काम पूर्णता में वहां हुआ है। और जब नहीं हुआ है तो ये तो फिर होना ही था। ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये सिस्टम जो भी है तो वहां के अनुकूल होना जो चाहिए था वो कहीं कुछ नहीं रहा, जिसके कारण ये फेल हुआ। बिल्कुल आपने ठीक बात की। दूसरी मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, आपने एक जगह कहा कि जो स्थानीय सरकार है उसका भी सिस्टम फेल हो गया, उसको आप किस रूप में देखते हैं? सर ये सारी जिम्मेदारियां मैंने जो कही आपसे जी, ये लोकल बॉडी गवर्नमेंट की ही है, स्थानीय निकायों की, कि वो सड़कें बनवाए, फुटपाथ बनवाए, नालियों की व्यवस्था करे, वो वहां पे मच्छर को मारने के लिए फॉगिंग करवाए, वहां पे अर्बन हेल्थ सेंटर क्रिएट करे, है ना। तो ये सारी चीजें बुनियादी तौर पे जो नागरिक सुविधाएं हैं उनका अभाव, पानी और जल की व्यवस्था करे उसके लिए। तो ये इसमें एक बड़ा योगदान है राज्य सरकार, उससे मिलने वाला स्थानीय निकायों को अनुदान, और उस अनुदान और जनता से कलेक्ट किए हुए टैक्स का जो सदुपयोग है वो अगर इन क्षेत्रों में हो। जैसे सुअर पलते हैं मलिन बस्तियों में, अब स्वाइन फ्लू हो रहा है तो ये बात संज्ञान में आई है कि सैकड़ों सुअर मर रहे हैं ये, लेकिन सुअर की बस्तियां हैं यहाँ पे, सड़क पे छुट्टे जानवर घूमते रहते हैं, कुत्ते लोगों को काटते रहते हैं और रेबीज फैल रहा है। रेबीज का इंजेक्शन गाहे बगाहे मिलता है, अक्सर गायब रहता है कि उड़सला में खत्म हो गया और अब IDH अस्पताल में नहीं है तो वहां लगाने वाला कोई नहीं है। ये सारी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। फुटपाथ खत्म हो गए हैं। फुटपाथ खत्म होने का नतीजा यह है कि जिस सड़क पे ऑटोमोबाइल ट्रैफिक चल रहा है वहीं पे मैन ड्रिवन ट्रैफिक भी चल रहा है, वहीं पशु ड्रिवन ट्रैफिक भी चल रहा है, वहीं लोग भी चल रहे हैं। तो सड़क दुर्घटनाएं लोगों में मृत्यु का बड़ा कारण है। और जो ऑर्थोपेडिक समस्याएं हैं कि लोगों के जोड़ खराब हो रहे हैं, रीढ़ की हड्डियां कराहने लगी हैं उनके गले में झटके से अब सर उठाने में हिलाने में उनको मुश्किल आती है। ये जो रोड प्रॉब्लम्स की में व्याप्त अराजकता की वजह से जो हड्डी की समस्याएं हो रही हैं उसका ये भी एक परिणाम है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे कि इन इलाकों में डायरिया का प्रकोप होता है, इसके बाद कौन सी और बीमारी होती है? सर अगर आप पीछे जाएं तो आपको शायद मिले कि लगभग हर साल 2 साल में ये डायरिया का प्रकोप हो रहा है और स्थायी तौर पे वहां कुछ नहीं हो रहा। इस
मौसम के अंदर मक्खी और मच्छर ये भी अपनी पराकाष्ठा पर होते हैं। तो इसलिए आप देखें कि जो मक्खियों से होने वाली, मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं, डेंगी, एनकेफेलाइटिस, मलेरिया, ये भी आपको, चिकनगुनिया, ये भी आपको मिलेगा कि वहां बड़े पैमाने पे हैं। जो सरकारी अस्पताल है उनकी ओपीडी में आने वाले 50, 60, 70% मरीज तो इन्हीं इलाकों के होते हैं, और हम उनको भी समुचित इलाज नहीं दे पा रहे। वैसे एक बात और बताइए कि जैसे ये होता है कि भाई अब बरसात आ गई है जी, नाले साफ करो जी, और बाद में आता भी है कि वो नाले की सफाई हो रही है, फिर जा रहे हैं वो अधिकारी डंडा डाल करके, कीचड़ डाल करके देख रहे हैं और फिर कह रहे हैं कीचड़ रहो और पैसा रोक लेंगे, और फिर होता है पानी बरसता है, फिर भर जाता है और फिर कहते हैं नगर निगम की पोल खुल गई। तो ये जो मैं पोल खुल गई तो बात की बात है, हम आपसे खाली इतना जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से बरसात के पहले नालों की सफाई का काम होता है, उसी प्रकार से अगर भविष्य में हम डायरिया से बचना चाहते हैं तो प्री मानसून हमको खास तौर से ऐसे इलाकों में क्या करना चाहिए? सर चीजें वही हैं जिनके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं, लेकिन इन्हें ऑर्गेनाइज्ड वे में एक टीम बना के संभावित खतरे के आने से पहले ही अगर लागू कर दिया जाए, और शिक्षा भी इस देश में हाशिए पे चली गई है। सरकार मुश्किल से 3% जीडीपी का खर्चा कर रही है शिक्षा पे। विकसित देशों में सर हाई स्कूल, इंटर तक, कहीं पे 8वीं दर्जा तक सारी शिक्षा मुफ्त है, और यहाँ सरकारी अस्पताल बंद हो रहे हैं, सरकारी जो स्कूल हैं वो बंद हो रहे हैं। प्राइवेट की तरफ लोगों का रुझान है, या तो उनमें जाते नहीं है, शिक्षक नहीं आते, या कई कई क्लासें एक ही कक्षा में लग रही हैं और एक ही टीचर हर क्लास का पाठ वही पढ़ा रहा है एक ही जगह बैठ के। तो ये भी जरूरी है, क्योंकि लोग शिक्षित होंगे तो अपने बारे में सोचेंगे, अपने इलाके के बारे में सोचेंगे, आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, अपनी बेहतर देखभाल कर पाएंगे। तो जिन चीजों की तंगी है उसे भी दूर करना है, तो हमें स्वास्थ्य के साथ शिक्षा की तरफ भी ध्यान देना ही होगा। बहुत अच्छी बात कही। अंत में आप कोई टिप्स देना चाहेंगे? सर एक चीज बचाव के उपायों में रह गई, और आपने दीर्घकाल के लिए कहा कि ये चीजें बार बार ना हो, रोकी जा सके, ये मैंने कहा तो एक चीज विटामिन ए कंसंट्रेट है। विटामिन ए कंसंट्रेट की जो खुराक है, यदि साल में 2 बार अगर पिला दी जाए तो हम लगभग 15 से 22% तक डायरिया में कमी कर सकते हैं। और डायरिया के सिवा दूसरी और बीमारियां मिला के देखें तो लगभग इसके अंदर 24% तक की कमी की जा सकती है। तो विटामिन ए कंसंट्रेट हमारे सीएमओ के यहां से मिलता है, और मुझे लगता है इसको हर जगह उपलब्ध करवा देना चाहिए, और सारे लोगों को टीकाकरण कार्यक्रम के साथ, अन्यथा भी खास तौर पे मलिन बस्तियों में, गरीब तबकों में और ऐसी आबादी में जहां विटामिन ए की कमी हो, हमें विटामिन ए की ये खुराक हम पिलाएं। बीमारियों में 24% कमी और डायरिया में कम से कम 15% की कमी हम इसके जरिए से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से कहा। और ये भी आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हम लोग अनदेखी करते हैं, उपेक्षा करते हैं। सब कुछ है, अब इस समय बांट रहे हैं, क्लोरीन भी ले लो, पानी भी साफ ले लो, सब कुछ व्यवस्थाएं अब कर रहे हैं, कहीं डॉक्टरों की टीम भी जा रही है। लेकिन सच बात तो ये है कि जो व्यवस्थाएं प्री मानसून होनी चाहिए, जो व्यवस्थाएं पहले से होनी चाहिए, वो नहीं होती है, और जब ये प्रकोप आता तो हाय तो मचने लगती है। हाय तो वैसे बचने के लिए हमारे डॉक्टर साहब ने जो सुझाव दिए उनका पालन करिए, और हमारा विचार मंथन देखते रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।